Hello, my dear students. Good morning to all of you. Today we will start new topic and next topic depression of freezing point. इससे पहले लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था. उसी की तरह से सेम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब उसमें जो इक्वेशन बनता है और जो हम मोलर मास निकालते हैं सॉल्यूट का, वो क्या होता है आपका कुछ सिमिलर ही होता है. तो यहाँ पे हम फ्रीजिंग पॉइंट पर आते हैं. तो फ्रीजिंग पॉइंट का आप सीधे से मीनिंग जानते हो, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग टू सॉलिड स्टेट. जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है वो टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. यहाँ पर लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट को हम वेपर प्रेशर के टर्म में डिफाइन करते हैं. टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंसेस इन इट्स लिक्विड फेस इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेस इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. मतलब फ्रीजिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जो लिक्विड फेस में वो वेपर प्रेशर, उस सब्सटेंस का लिक्विड फेस में जो वेपर प्रेशर होता है उसके सॉलिड फेस में वेपर प्रेशर के इक्वल होगा. ठीक है, तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा. फिर अगर हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पर पहले से ही पढ़ा है कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सिर्फ जो उसमें सॉल्वेंट है वही वेपराइज होता है. तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड का उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है नाउ, और डिक्रीज होने के बाद वो किसकी इक्वल हो जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर. टेम्परेचर वहां पर लोअर हो जाएगा सॉलिड सॉल्वेंट का, और जिसके कारण फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस. सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम इस फार्मूले से शो करेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, है ना. यहाँ पर हम बता सकते हैं आपको टी नॉट एफ जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड टी एफ जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है इस इक्वेशन से कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, उसमें कमी आ जाती है. किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में डिक्रीजमेंट रहता है. अब इस बार हम जो है एक्सप्रेशन आपको बताएंगे. तो सेम जैसे उसमें फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम बताते थे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैरिटी के. मोलैरिटी को कांस्टेंट बताएंगे, यहाँ पे एफ आएगा, वहाँ पे के भी आता तो ये हो जाएगा कि एफ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट. वहाँ पर क्या होता था, बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट होता था. अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे. अब इस डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को हम ग्राफ से समझते हैं. यहाँ पे ग्राफ है जो किसके बीच है, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच हमने यहाँ पर लिया है. यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली जो लाइन है ये सॉल्वेंट के किस पॉइंट को बता रही है, फ्रोजन सॉल्वेंट को, और ये क्या बता रही है, सॉल्वेंट के लिक्विड फॉर्म को बता रही है. और ये वाला जो यहाँ पर ग्राफ है, ये जो कर्व है वेपर प्रेशर कर्व है, ये सॉल्यूशन के लिए बता रहा है. तो यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है. ठीक है, और जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है उसको हम फिर इस फॉर्मूले से शो करते हैं, जिसमें हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, क्योंकि इनिशियली है फाइनली है, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है. तो जो डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ रहा है उसको हम किस फॉर्मूले शो करते हैं, टी नॉट एफ माइनस टी एफ. ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया. अब हम जैसे हम वहाँ पर कैलकुलेशन करते थे मोलर मास का सॉलिड का, सेम वही तरीका यहाँ भी हम इस फार्मूले का यूज करते हुए क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का कैलकुलेशन करेंगे. तो इसमें सेम वही होगा कि अगर हम नॉन वेट ऑफ सॉल्यूट Wb को डिसॉल्व करते हैं नॉन अमाउंट ऑफ Wa ऑफ सॉल्वेंट के Wa में सॉल्यूट के Wb को हम डिसॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला लगेगा. मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट Kg. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को Nb, और यहाँ पर Kg को हम 1000 में चेंज कर लेंगे, तो ये सॉल्वेंट का वेट और अपॉन 1000. अब यहाँ पे हम Nd की वैल्यू रखेंगे. Nd इक्वल्स टू जानते ही हो, N इक्वल्स टू
गिवन मास अपॉन मोलर मास हो गया, हमने वैसे ही रख दिया सेम उसी तरह से। फिर इसको हम इंटू जब चेंज करेंगे तो ये आपका ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमको ये फार्मूला मिल जाएगा एम की। फिर हम यहाँ से एम की जो वैल्यू है मोलैरिटी की वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इस तरह से हमको मिलेगा। फिर हमको क्योंकि मोलर मास ऑफ सॉलिड निकालना तो एम बी को हम इधर ले जाएंगे और इस तरह से सेम फार्मूला होगा। आप देख सकते हो उसमें भी हम एम बी निकालते थे, उसमें के एफ की जगह यहाँ पर बस क्या रहता है, क्या रहेगा, के बी रहेगा वहाँ पर, और बाकी सेम यही चीज़ उसमें भी फार्मूले में आती है। तो इस तरह से हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फार्मूला का यूज़ करते हुए किसी सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए भी हम सेम फार्मूले में बस यहाँ पर टी एफ की जगह वहाँ पर टी बी रहेगा, बाकी सेम फार्मूला है दोनों का। ठीक है, इसके आगे अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन प्रीवियस क्लास 8 सपोज 10th में आप पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस। जो जनरली आप ऑस्मोसिस जानते हो क्या होता है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन मूव through a semi-permeable membrane into higher concentration solution। मीन्स जो लोअर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की और क्या होते हैं, मूव होते हैं, है ना। तो ऑस्मोसिस को हम यहाँ पर उसी से ही समझ सकते हैं कि जब ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हम एक प्योर सॉल्वेंट को, जैसे हम ये डायग्रामेटिक समझ लेते हैं, ऑस्मोसिस में क्या करते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दो सॉल्यूशन को सेपरेट रखते हैं। एक है प्योर सॉल्वेंट और दूसरी साइड क्या है, शुगर सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हाई है, और यहाँ पर क्या है, प्योर सॉल्वेंट वाटर है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है ना, जो कि लोअर कंसंट्रेशन का है, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होकर कहाँ चले जाएगा, शुगर सॉल्यूशन जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है उसकी हो जाता है। क्योंकि ऑस्मोसिस में ये होता है कि लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू हायर कंसंट्रेशन। तो यही आपका ऑस्मोसिस है कि सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके सॉल्यूशन साइड में मूव करते हैं। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन होती है जो जिससे ओनली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन allow only solvent molecules through pass them। उससे only solvent के molecule पास हो सकते हैं और जो larger solute molecule होते हैं वो उसको ब्लॉक कर देता है। सिर्फ solvent के molecules पास हो सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट एंड एनिमल सेल, और जो हम लेबोरेटरी में फिल्टर पेपर यूज करते हैं, पार्ट में फिल्टर पेपर, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया है ना, कि जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को सेपरेट रखा जाता है, तो लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होकर हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में चले जाते हैं। इसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बताएं कि यह एक एक्सेस प्रेशर है जो कि सॉल्यूशन साइड पर लगाया जाता है ताकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोका जा सके। ठीक है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन साइड से जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर that must be applied to the solution side to prevent osmosis. It means to stop the passage of solvent molecules through a semi-permeable membrane in the solution। यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन को ये ऑस्मोटिक प्रेशर समझाने के लिए दो अलग कंटेनर हैं जिनमें यहाँ से वे बना हुआ है, इनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, SPM और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर सॉल्यूशन इधर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होकर सॉल्यूशन में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एरो का निशान है डाउनवर्ड, यहाँ पर P18 मतलब एक्सटर्न क्या बोलते हैं आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड ही पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस पाई हमने लिखा है, पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है। तो यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। जो ये एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो सॉल्यूशन साइड में हम लगा रहे हैं ताकि यहाँ से जो
के मॉलिक्यूल पास होकर आ रहे हैं वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, रुक जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम अप्लाई करते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास होकर यहाँ नहीं आ जाते हैं, रुक जाते हैं इस प्रेशर के कारण। तो आपको क्लियरली समझ में आया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर, जो एक्सेस एक्सटर्नल प्रेशर है जो सॉल्यूशन साइड से लगाया जाता है ताकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाए। इट मींस सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स का पासेज होना वो क्या हो जाए, रुक जाए थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू सॉल्यूशन, कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में ना आए। तो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए सॉल्यूशन साइड से जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की एक्सप्रेशन है, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी C। हम एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बताते हैं कि वो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन की मोलैरिटी C के, है ना, एट द टेम्परेचर T। तो इस तरह से हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज प्रोपोर्शनल टू CT, यहाँ पर R लगेगा इसको इक्वल करने के लिए, इसको हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं। पाई जो है यहाँ पर क्या है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। जिस तरह से हमें इस फार्मूले मिल गया पाई इक्वल्स टू CRT, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिलेक्टेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन हो गया। अब इस फार्मूले का यूज करते हुए हम इससे भी क्या निकालेंगे, मोलर मास, है ना, क्या निकालेंगे हम, इससे यूज करते हुए मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इससे पहले हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उनसे हमने क्या कैलकुलेट किया है, सबसे ही मोलर मास किया है। तो हम इस फार्मूले को यूज करते हुए मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम C की वैल्यू रखेंगे। C जो है आपका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इक्वल्स होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम NB लेंगे। NB जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड V जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, और R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो हम इस पे पुट कर देंगे C की जगह वैल्यू, ये N अपॉन V को भी इधर ले जाएंगे, तो इस तरह से हमें फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले का ही हम आगे यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम if WB ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास MB इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का WB ग्राम और जिसका मोलर मास M है, सॉल्यूट के लिए हमने B लगा के रखा है, सॉल्यूट को हम B से डिनोट करते हैं। तो NB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम ये NB की जो वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, फिर हमको क्योंकि यहाँ से हमको मोलर मास और सॉलिड निकालना है तो हम इसको इधर ले जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा। हमने यहाँ से वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया, फिर यहाँ से हमको MB का मतलब है, MB इक्वल्स टू आपका ये फार्मूला हमको मिल जाएगा, जो कि क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग एक्सप्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोसिस से रिलेटेड अब एक और टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मींस होता है द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सेम होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस द सॉल्यूशन विद लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन लोअर होती है या लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है विथ रिस्पेक्ट टू मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जिन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लोअर होती है या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर होता है उनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। हाइपरटोनिक, हाइपर नाम से ही आता है मतलब मोर, तो द सॉल्यूशन विथ हायर कंसंट्रेशन और हायर ऑस्मोटिक प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जब इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होगी या फिर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपर। मतलब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन के टाइप नहीं है, ये तीनों अलग है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। दो सॉल्यूशन से हम कंपेयर कर रहे हैं। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की
कंसंट्रेशन लोअर होगी विद रिस्पेक्ट टू हायर कंसंट्रेशन, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होती है जिनकी कंसंट्रेशन हायर होती है विद रिस्पेक्ट टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर है एक नेक्स्ट टर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। नाम से क्लियर हो रहा है, रिवर्स मतलब उल्टा ऑस्मोसिस होना। हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा है कि सॉल्वेंट में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन साइड में जाते हैं, और यहाँ पे हम रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि जब जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं वो प्रेशर, उस प्रेशर से ज्यादा जब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, किस साइड, सॉल्यूशन साइड में हम लगाते थे। क्या लगाते थे, सॉल्यूशन साइड में हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते थे। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर सॉल्यूशन साइड लगाते हैं तो वहां पे प्रोसेस उल्टी हो जाती है। सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिवर्स डायरेक्शन में सॉल्वेंट की ओर फ्लो होने लगते हैं। कहां से, सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिवर्स डायरेक्शन में सॉल्वेंट साइड में फ्लो होते हैं। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई टू द सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर से लार्जर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द सॉल्वेंट साइड। तो सॉल्वेंट फ्लो होगा कहां से, सॉल्यूशन से इनटू सॉल्यूशन साइड थ्रू द सेमी परमेबल प्रोसेस। वही होगी सेमी परमेबल, एसपी मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कि व्हेन वी अप्लाई द लार्जर प्रेशर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर to the solution side, the solvent molecule will flow from the solution side into the solvent side। मतलब solution में से solvent के molecules उल्टे रिवर्स डायरेक्शन में सॉल्वेंट की ओर फ्लो होने लगते हैं। इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हुए डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर से सॉल्ट को डिसैलिनेट करने में, इन ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉयलर वाटर इन पावर प्लांट्स इन द डायलिसिस। ये सारे रिवर्स ऑस्मोसिस के क्या है, आपके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद है एबनॉर्मल मास। नाम सीख लिया, नॉर्मल से हटकर कोई अलग होगा उसको हम एबनॉर्मल बोलेंगे। तो एबनॉर्मल मोलर मास मीन्स होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस के मोलर मास को डिटरमाइन करते हैं, किसी भी, जैसे हमने 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब हम किसी सब्सटेंस के मोलर मास को किसी भी पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए जब हम उसका मोलर मास डिटरमाइन करते हैं और वो मोलर मास जो निकल कर आता है वो डिफरेंट होता है थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से। मतलब जितनी थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे अगर वो मास डिफरेंट आता है, जितना आना चाहिए थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे अलग आता है या डिफरेंट आता है, तो उस कंडीशन में उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, तो एबनॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व होता है 2 कंडीशन में। व्हेन द सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब समझते हो, एसोसिएट होना मतलब पास आना, डिसोसिएट मतलब होना टूटना। तो जब सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन होगा, और दूसरा व्हेन द सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। एबनॉर्मल मास से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वांट ऑफ फैक्टर्स बोला जाता है। वांट ऑफ फैक्टर्स जो है इंट्रोड्यूस किया था वांट ऑफ नाम के साइंटिस्ट ने, किसके लिए, डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स या फिर एसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, है ना। तो एबनॉर्मल मास के काउंट में वांट ऑफ ने फैक्टर दिया जिसको हम आई बोलते हैं, इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर इसको ये भी बोला सकता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक ऑब्जर्व हो रही है और एक कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या और डिसोसिएशन, या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। मतलब अपॉन में हम इस तरह से सॉल्व करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर से। जो एबनॉर्मल मोलर मास है उसको हम निकालते हैं वेंट ऑफ फैक्टर यूज करते हुए। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला सब याद रखेंगे। अब इस वांट ऑफ फैक्टर से हमने जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए जो हमने इक्वेशन किए थे उन इक्वेशन को मॉडिफाइड किया गया है। उस मॉडिफाइड हमने पढ़ा था पी नॉट पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एन भी होता था, बस यहाँ पर हम इस साइड इनटू आई कर देंगे। उसी तरह से इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए इक्वेशन क्या था, टी
डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी एम था, तो यहाँ पर आई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसी तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम था, तो यहाँ पर आई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू एन बी आर टी, तो यहाँ भी आई का मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन सब में आई का क्या हो गया है आपका राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन होकर ये मॉडिफाइड एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया है। ठीक है, आप एक चीज को याद रखेंगे जो यहाँ पर नहीं दिया है, अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से तो सॉल्यूट का क्या होगा, डिसोसिएशन होता है। इफ I की वैल्यू स्मॉलर है 1 से तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एसोसिएशन होगा। ठीक है, और जस्ट इक्वल है, ना एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा। तीन कंडीशन हो सकती है, I is greater than 1 then solute dissociate, if I is smaller than 1 then solid particles undergoes dissociation, और just I के इक्वल I is equal to 1 मतलब एक इक्वल है तो क्या होगा आपका, ना ही डिसोसिएशन होगा और ना ही एसोसिएशन होगा। ठीक है, इस तरह से चैप्टर 2 सॉल्यूशंस के सारे जो भी पॉइंट्स थे वो फिनिश होते हैं। ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब इससे लेकर जितनी भी एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सब आपको सॉल्व करने हैं।